ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। इंग्लिश पैडागोजी में मेथड कौन सा यूज़ करेंगे हम लैंग्वेज टीचिंग में। और लैंग्वेज टीचिंग मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई। एक तो है लैंग्वेज गेम खिला के बच्चों को सिखाया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने एप्पल बोला, ए से शुरुआत हुई, तो फिर ई से बच्चे को बोलना पड़ेगा एग, फिर एग से एंडिंग वाला गेम हो सकता है गर्ल। तो एंडिंग गेम से हम खेल सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो लैंग्वेज गेम सिखा सकते हैं। लैंग्वेज गेम कई टाइप के हो सकते हैं, कुछ देख लीजिए ऐसे हैं। मैंने पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है आपको। देखो ये लैंग्वेज गेम है, बच्चे खेलते हैं। अब इसमें है, इससे क्या होगा, लैंग्वेज गेम से फ़ायदा क्या होगा। एक तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा, ड्रॉ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट का इंटरेस्ट ना बहुत ज़्यादा बना रहेगा, रुचि बनी रहेगी लैंग्वेज सीखने में। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड गेम खेल सकते हैं लैंग्वेज में। वर्ड गेम जो एंडिंग वाले गेम, एंडिंग लेटर गेम हो सकते हैं, लेटर की एंडिंग हो वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद स्ट्रेस फ्री हो सकता है बच्चा। भाई जब खेल रहा है तो स्ट्रेस फ्री होगा ही होगा। ठीक है, जब बच्चे खेलते हैं, खेलने के दौरान में सीखते हैं, तो वो स्ट्रेस फ्री लर्निंग होती है। ठीक है, कौन सी लर्निंग होती है, स्ट्रेस फ्री लर्निंग। बच्चे अगर खेल के माध्यम से सीखते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से, गेम के माध्यम से सीखते हैं, तो स्ट्रेस फ्री लर्निंग होती है। ठीक है, और जब इनसे क्या हो जाता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट बना रहता है। जैसा एनवायरनमेंट है सीखने का, तो सही तरीका है, सही वातावरण होना चाहिए, जैसा माहौल होना चाहिए वैसा ही माहौल बना रहता है। ठीक है, नेचुरल रहता है। ये नहीं है कि आप बच्चे को ऊपर स्ट्रेस डालो। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हो जाता है। जब स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली नेचुरल एनवायरनमेंट होगा लर्निंग का। ठीक है, और बच्चे इससे क्या करेंगे, जब गेम में शब्दों का गेम होगा तो वो सारे शब्द क्या कहाँ से होंगे, रियल लाइफ से होंगे। तो इससे वो बच्चे क्या करेंगे, रियल लाइफ से भी कनेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में ना यूज़ होता हो, लैंग्वेज तो रियल लाइफ से यूज़ होती है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, शब्द भी रियल लाइफ से ही जब उनको रिलेटेड मिलते रहेंगे तो क्या होगा, उनका रियल लाइफ से कनेक्शन भी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, एक है दूसरा स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना अगर बच्चे को, तो क्या क्या होता है उसमें। जैसे स्टोरी टेलिंग, ये देखो टीचर जी कहानी सुना रहे हैं और बच्चे सारे सुन रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं क्वालिटीज़, इसमें बच्चे क्या होते हैं, इमेजिनेशन करेंगे। मान लो जैसे कोई स्टोरी सुना रहा है, तो अब राजा, जैसे एक राजा था, उसके दो बच्चे थे, राजा के बच्चे की तबीयत खराब होगी। अब राजा क्या करेगा, इमेजिनेशन करेंगे कि डॉक्टर को, वैद्य को बुलाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे या ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इमेजिनेशन होगा। या कुछ जैसे चाइल्ड लिटरेचर वगैरह में होते हैं कि भाई शेर और चूहे की कहानी होती है, या कुछ भी हो सकता है। तो उसमें एक तरीके से बच्चा खुद को इमेजिनेशन करके देखता है कि उसकी जगह पे रख के देख सकता है। तो इमेजिनेशन कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी सबसे ज़्यादा, इससे होती है स्टोरी टेलिंग से। और इससे क्या हो जाता है, जो इंक्रीज क्रिएटिविटी होगी बच्चे के अंदर, क्या होगी कि धीरे धीरे जो इमेजिनेशन होंगे तो पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेगा बच्चा। ठीक है, वो सारे पहलुओं को समझ सकेगा। और लिसनिंग स्किल तो डेवलप होगी अगर स्टोरीज टीचर सुना रहे हैं और बच्चा सुनेगा, तो स्टोरी के दौरान में क्या होगा, लिसनिंग कैपेसिटी, लिसनिंग स्किल अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं रोल प्ले और ड्रामा के बारे में। रोल प्ले और ड्रामा क्या होता है और रोल प्ले क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। भाई सबसे पहले कि रोल प्ले में कैरेक्टर देखो, जैसे इसमें पिक्चर में क्या किया कि पहले नॉर्मल था, पैंट शर्ट पहना हुआ, और फिर उसके बाद वॉरियर हो गया। तो उसने क्या करा, एक रोल प्ले करा है वॉरियर का। तो ये ड्रामा भी हो सकता है, रोल प्ले भी हो सकता है। इसमें क्या हो जाता है, बच्चा एक्ट करता है, एक्ट द प्ले। बच्चा क्या करता है, एक्ट करता है। पहले नॉर्मल रहता है, फिर एक्ट करता है, वॉरियर बनता है। तो वॉरियर वाले थॉट्स उसके अंदर आएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा क्या होगा, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों करेगा। मतलब दो जने हैं आपस में बात करेंगे, एक तो वॉरियर होगा
दूसरा भी तो इसमें अगर एक्ट हो रहा है तो दूसरा भी बंदा तो बोलेगा। तो दो जने आपस में बात करेंगे, है ना, दो जने बात करेंगे आपस में, तो इसने लिसनिंग और स्पीकिंग की दोनों की कैपेसिटी होगी और दोनों के स्किल डेवलप होंगे। इंटोनेशन, जैसे वॉरियर है, तो जैसे बहुत जनों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें जब लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई के दौरान में क्या करता है, वो अपनी तेज आवाज कर लेता है, क्या है मृत्यु, जैसे डायलॉग वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या है, इंटोनेशन करा, उसने क्या करा, अपनी आवाज को तेज करा, किसी चीज पे स्ट्रेस देना, स्ट्रेस ज्यादा देना, कम देना, किसी बात पे जोर देना, वो क्या हो जाता है, इंटोनेशन होता है। आवाज पे जोर देना वॉइस से रिलेटेड होती है। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी आ जाएगी, इसमें कॉम्पिटेंस आएगा कि भाई बातचीत करने में बहुत ज़्यादा उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो डेवलप हो जाएगी, है ना। कम्युनिकेशन स्किल जब डेवलप हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, ये सोसाइटी में एक्टिव मेंबर होने लग जाएंगे, क्योंकि जब अपनी बात कह पाएंगे तो सोसाइटी में चार जनों के सामने अपनी बात कह पाना, फिर एक्टिव मेंबर हो जाएगा। तो यही रोल है टीचिंग का, एक्टिव मेंबर बनाना। फिर उसके बाद आ जाते हैं, एक अप्रोच आती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच ये क्या होती है भाई, ये किस चीज़ का नाम है आप सोचते होंगे, तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं। टॉप से कोई चीज़ बॉटम की तरफ जाए, मतलब सबसे पहले बड़ी चीज़ सीख लेना, फिर छोटी चीज़ सीखना, ठीक है ना। जैसे अगर हम सीडीपी पढ़ते हैं तो सीडीपी में क्या हो जाता है, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट होते हैं, सीडीपी में सिफेलोकोडल डेवलपमेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो टॉप से बॉटम तक आता है, सिर से पैर तक आता है। तो टॉप से बॉटम वाले देख लेते हैं, इसमें क्या है। जैसे सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा, इसमें सेंटेंस सीख जाएगा। जैसे हम सेंटेंस बोल रहे हैं, बच्चा छोटा है, सुन के सेंटेंस बोलेगा, और फिर बाद में स्कूल जाके क्या सीखेगा, वो ABCDEFG, जैसे वहाँ पे इंग्लिश की बात कर लेते हैं या हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में देखो भाई, लैंग्वेज की बात चल रही है, हिंदी में पहले बच्चा सेंटेंस बोल देता है, लेकिन स्कूल में जाता है तो उसको क्या सिखाया जाता है, कै, ये सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता। तो क्या करा सबसे पहले बच्चों ने कि पहले टॉप में सेंटेंस बोला, बड़ी चीज सीख लिया, और फिर उसके बाद छोटी चीजें सीख रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है भाई, डिफिकल्ट चीज पहले होगी, कॉम्प्लेक्स पहले होगी, कॉम्प्लेक्स चीजें पहले होगी, और सिंपल चीजें बाद में हो रही हैं, सिंपल चीजें नीचे हो रही हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं है। आगे आ जाते हैं इसमें। इसको सीखने में कम टाइम लगता है, इफेक्टिव होता है। जैसे क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चे को स्पेशली आप टीचिंग नहीं कर रहे हो, वो आप सबकी बातें सुन रहा है और सेंटेंस बोल रहा है। पहले आपकी बातें सुन रहा है, फिर सेंटेंस बोल रहा है। स्कूल में जाके आप लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा ले जाते हैं, तब जाके टाइम लगता है। लेकिन टॉप डाउन में क्या होता है कि पहले बड़ी चीज़ें सीख लेते हैं, फिर छोटी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें, फिर उसके बाद स्मॉल चीज़ें, सिंपल चीज़ें, ठीक है। अब इसी का अपोजिट है, टॉप डाउन का अपोजिट है बॉटम अप्रोच होता है। बॉटम अप्रोच क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। ये कैसे अप्रोच है, इसके बारे में जानते हैं। तो भाई ये है टॉप, या अप, टॉप भी बोल दो या अप बोल सकते हो। अब ये है बॉटम, मतलब पहले सिंपल चीजें सीखनी है, देन बड़ी चीजें। पहले लेटर सीखना है, फिर उसके बाद क्या सीखना है, सेंटेंस सीखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई इसमें क्या है। वही बात कही है जो मैंने अभी आपको बताया। इसने क्या कहा है कि पहले लेटर्स सीखेंगे, फिर सेंटेंसेस सीखेंगे, फिर उसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल होगी चीज़ें, फिर होगी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होंगी, बड़ी चीज़ें, डिफिकल्ट चीज़ें होंगी, ठीक है। और उसके बाद ये टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि भाई ये सब क्या है, टीचिंग की जा रही है। इसमें डायरेक्ट एक्टिव टीचिंग हो रही है, ठीक है ना। उस टाइम में इनडायरेक्ट टीचिंग हो रही थी, ठीक है ना। जब टॉप और बॉटम अप्रोच देख रहे थे तो इसमें इनडायरेक्ट हो रही थी चीज़ें, और इसमें डायरेक्ट हो रही है टीचिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडक्टिव मेथड।
टीचिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इंडक्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या होता है भाई? इंडक्टिव मेथड के बारे में देख लेते हैं भाई। पहले सिंपल एग्जाम्पल होगा, फिर रूल बनाएंगे। पहले एग्जाम्पल से फिर रूल बनाते हैं। ये क्या हो जाता है, टीचिंग इफेक्टिव होती है इसमें लोअर क्लासेस के लिए। ये मान लो 1st to 5th तक के लिए सही है। पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देन रूल की तरफ चलते हैं हम। एग्जाम्पल से रूल तक जाने वाला कौन सा मेथड होता है? इंडक्टिव मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? इंडक्टिव मेथड। जैसे ये जनरल और स्पेसिफिक दिया है, ये डिडक्टिव वाला हो जाएगा, और पहले स्पेसिफिक जनरल दिया, इंडक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये वैसे ही मैंने पिक्चर लगाया है, पिक्चर का कोई रोल नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। अब आ जाते हैं, ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि भाई ये पहले बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फिर उसके बाद रूल मैंने बताया। तो रूल डायरेक्ट तो 1 मिनट में बताया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल देने में तो टाइम लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें। पहले एग्जाम्पल देन उसके बाद रूल बनेगा। तो रूल में तो कम टाइम लगता है, टाइम तो ना के बराबर, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो कम टाइम से ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है एग्जाम्पल देने में। और मेन ही रोल क्या है इंडक्टिव मेथड में? एग्जाम्पल का है। पहले एग्जाम्पल ही दिया जाएगा, फिर उसके बाद रूल बनाया जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग मेथड है। ठीक है। डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव का उल्टा है, इंडक्टिव का रिवर्स है। तो इसमें देखते हैं भाई, इसमें क्या है? जनरल रूल पहले बनेगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। पहले रूल देन एग्जाम्पल, तो इसमें टाइम टेकिंग नहीं होगा। ये हायर क्लासेस के लिए होगा, ये बड़ी क्लासेस के लिए होगा, हायर क्लासेस कॉलेज वगैरह के, और 9th 10th 6 से लेके 12 तक ले लेते हैं भाई। ठीक है, इतनी क्लासेस के बच्चों के लिए, और जो भी उससे अपर हो उसमें डायरेक्ट रूल बता दिया जाता है। पहले फॉर्मूला बता दिया जाएगा, देन एग्जाम्पल बताया जाएगा। ठीक है ना? तो रूल पहले, फिर उसके बाद एग्जाम्पल। और ये टाइम सेविंग है, इसमें टाइम कम टाइम लगता है इसमें। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रूल बताया और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन निकाल देने होते हैं। तो रूल तो 1 मिनट में बता दिया गया, और एग्जाम्पल मतलब सॉल्यूशन क्वेश्चंस तो भाई हजारों निकालो, लाखों निकालो, तो कोई मतलब नहीं है। ये 1 मिनट में ही समझा दिया गया। ठीक है ना? 1 मिनट में ही समझा दिया गया। बात समझ में आई? आगे बढ़ते भाई। स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये क्या होती है? स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर के बारे में बताएगा कि ग्रामर का कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में ग्रामर का पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हमारे हिंदी में देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब होता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि भाई अब यहाँ पे क्या है? राम सब्जेक्ट है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट ले लिया, पहले सब्जेक्ट। हिंदी वाले में देख लेते हैं, फिर उसके बाद खाना मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ये हो गया वर्ब, खाता है वर्ब। और इंग्लिश में देखते हैं, इसका क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने स्ट्रक्चर देखा कि इनका अलग अलग होता है। इंग्लिश में ये स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है? पहले स्ट्रक्चर पे बात करती है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है। आगे आते हैं भाई, इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी होती है सेंटेंस में थोड़ा सा डिफिकल्टीज वगैरह हो जाते हैं। ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखो कैसे स्ट्रक्चर है। अब जैसे क्वेश्चन मार्क वाला है तो WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें ज़्यादातर, क्योंकि ये हम इसको लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया था, और एग्जाम्पल ले लो। जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कह दो या ऑब्जेक्ट कह दो।
तो अब यही सारी चीजें हैं कि इसका स्ट्रक्चर पे मेन ध्यान दिया जाएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब है स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा मेनली, ठीक है, मेनली स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा मेनली, कि कैसे बना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये है भाई हिंदी वाला और ये है इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं भाई। सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कोई सिचुएशन दी जाएगी और उसमें एक्टिविटी की जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई सिचुएशनल अप्रोच क्या हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, ओरल हो जाता है, ये मौखिक होते हैं, मौखिक अप्रोच है। ऐसा है, मुख से बोला जाता है बस, मौखिक, ठीक है। और इसके बाद इसमें स्पीकिंग पे जोर दिया जाता है, बोलना कंपलसरी होता है इसमें, बोलना ही। ये पूरी अप्रोच किस पे काम करती है, बोलने पे काम करती है। और ये मीनिंगफुल डायलॉग्स होते हैं, अर्थपूर्ण वाचन हो जाएगा इसमें, अर्थपूर्ण वाचन होगा। ये इसमें बोलने पे जोर दिया जाएगा सिचुएशनल अप्रोच में। सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से। जैसे रियल लाइफ अप्रोच है स्पीकिंग का है, मान लो हम एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में या कस्टमर केयर से, तो ये सब सिचुएशन इससे क्या होगा, CLT होगा, कम्युनिकल लैंग्वेज टीचिंग होगी सॉरी। और इसके बाद हम लैंग्वेज में कौन कौन से स्किल को डेवलप कर लेंगे, लिसनिंग देन स्पीकिंग। और फिर उसके बाद इसमें टीचर एज क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा, ये सुविधा प्रोवाइड करेगा, सुविधादाता के रूप में होगा, ठीक है, सुविधा दाता के रूप में होगा टीचर, ठीक है। इसमें मेन चीज है बातचीत करना, नो पेन पेपर कुछ भी नहीं यूज होना है, पेन पेपर कुछ भी यूज नहीं होगा, ओनली ओरल एक्टिविटी है ये सिचुएशनल एक्टिविटी, ठीक है। CLL क्या होता है, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। ये था, यहाँ पे क्या था, टीचिंग था, कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग था। अब ये लर्निंग के बारे में सीखते हैं, कम्युनिटी, CLL कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या होते हैं, ये प्रोपाउंड किसके द्वारा किया गया है, किसने इस मेथड को दिया है, इस अप्रोच को दिया है, तो चार्ल्स क्योरन ने, चार्ल्स क्योरन को देख लीजिए भाई, चार्ल्स क्योरन, इन्होंने CLL दिया है, ठीक है, चार्ल्स क्योरन ने। ये इसमें क्या होता है इस वाले मेथड में कि 8 से 10 बंदे का ग्रुप होता है, बातचीत होती है इसमें। इसमें क्या होते हैं कि ओनली फॉर एडल्ट, ये बड़े बच्चों के लिए है, अडल्ट स्टूडेंट जो बड़े बच्चे हैं, जो 9th से प्लस लगा लो, 9th से प्लस वाले बच्चों के लिए है ये। इसमें क्या हो जाता है, इट इज़ रिक्वायर वेल ट्रेंड टीचर। इसमें क्या हो जाता है कि एक अच्छे टीचर की, ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है, जो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो और जिस पे लैंग्वेज का कमांड हो, लैंग्वेज पर कमांड हो, जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, भाषा पे पकड़ हो। तो उसके लिए किसने मेथड दिया था, CLL किसने दिया था, चार्ल्स A क्यूरन ने, ठीक है। आ जाते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन यहाँ पे दब गया है तो मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मतलब सबसे पहले कि ट्रांसलेशन से ही पता चल रहा है हिंदी से इंग्लिश की तरफ बढ़ना, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना या इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना। तो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अपनी मदर टंग हिंदी है और उससे इंग्लिश में। तो देखते हैं भाई, ये क्लासिकल मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, पुराना, कम यूज होता है, पुराना मेथड है, पुरानी विधि है।
ठीक है, कैसी विधि है, बहुत ज्यादा पुरानी विधि है। इसमें ग्रामर के रूल को क्या करते हैं, रटना पड़ता है, रटन करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या है, हिंदी से इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं रूल रट के। और इसमें बहुत ज़्यादा है रटने की नीड है, मेमोराइजेशन की, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता है, रटन ज्ञान होगा इसमें। ठीक है, रटन ज्ञान होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, स्किल कौन कौन सी इग्नोर हो जाती है, एक तो सुनने की, लिसनिंग वाली, क्योंकि राइटिंग और रीडिंग के बारे में ट्रांसलेशन ज़्यादातर बात करता है, और स्पीकिंग वाली, दोनों जो अप्रोच है, जो स्किल है, उनको क्या कर दिया जाएगा, टोटली इग्नोर कर दिया गया, टोटली इग्नोर कर दिया गया। अब आ जाते हैं भाई आशा करता हूँ ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगले वाले पे आ जाते हैं, न्यू मार्कर ले लेता हूँ मैं। अल्फ़ाबेटिकल मेथड। अल्फ़ाबेटिकल मेथड क्या होते हैं भाई, सबसे पहले कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो उसमें हम उस भाषा के लेटर सीखेंगे, लेटर से कलेक्शन बनाएंगे तो शब्द बनाएंगे, लेटर का कलेक्शन बनाएंगे, सार्थक मीनिंगफुल लेटर का सीक्वेंस होगा तो उससे वर्ड बनेगा, वर्ड से क्या बनेंगे, फ्रेज और क्लोजेस बनेंगे, वर्ड से क्या बनेंगे, फ्रेज एंड क्लोजेस बनेंगे, और क्लोजेस से क्या बनेगा, क्लोज से क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस से क्या बनेगा, पैराग्राफ्स बनेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले लेटर, फिर वर्ड, फिर फ्रेज, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ। ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी किसी भी भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, सब टाइप ऑफ बॉटम अप अप्रोच है, सब टाइप ऑफ बॉटम अप अप्रोच है। ये मेन टाइप कौन सा है इसका, बॉटम अप अप्रोच है, और उसका ही एक पार्ट है अल्फाबेटिकल। बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेटर है, लेटर से सेंटेंस तक जाते हैं, लेटर से कहाँ तक जाते हैं, सेंटेंस तक जाते हैं, वही बात है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में। अब आ जाते हैं अल्फाबेटिकल मेथड, आपको क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, तो इसमें देखेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता है। इसमें देख लो कि बच्चे जैसे कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसके हाथ से, और इधर देखो कुछ किसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे कि इससे क्या होता है। सबसे पहले एक्शन विद वर्ड, एक्शंस विद वर्ड्स। जैसे अगर टीचर ने बोला एलिफेंट, तो बच्चे क्या करेंगे, हाथ अपना घुमा के एलिफेंट बनने की कोशिश करेंगे, फिश बनने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बोल दूं कि कबूतर बनना है तो कबूतर बनने की कोशिश करेंगे, पंख हिलाएंगे, मोर बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे अगले वाले लाइन पे। इट इज़ यूज टू यंगर स्टूडेंट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि जब मोनोटोनी आ जाती है, मोनोटोनी क्लासरूम में आ जाती है, क्लासरूम में क्या हो जाती है, मोनोटोनी, एक रस सा हो जाता है। मोनोटोनी एक रस मतलब कि क्लास में बस टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, या मतलब एक जैसा ही माहौल हो गया, तो बच्चे क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हैं। तो जब मोनोटोनी खत्म करनी है तो हम इस मेथड का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सारे मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये यंगर स्टूडेंट के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, उनको क्या कह देंगे भाई, हलवाई बन जाते हैं, कभी कभी जानवर बन जाएंगे, एलिफेंट बन जाएंगे, फिश बन जाएंगे, मछली बन जाएंगे। इससे एक चीज़ और सेंसिटिविटी हम इनके अंदर सेंसेस डाल सकते हैं कि भाई कैसा महसूस होता होगा। जैसे अगर हम जानवर को मारते हैं, अच्छे से केयर नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि खुद को भी कितना बुरा लगता होगा। अगर जब ये एक्टिविटी करेंगे तो हम बचपन से बच्चों के अंदर क्या डाल सकते हैं, इस प्रकार के गुण डाल सकते हैं कि भाई जानवरों को मारना गलत है। ठीक है, लो स्टूडेंट टीचर रेशियो होगा। इसमें क्या होता है कि भाई टीचर पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसमें थोड़े बच्चे होते हैं, कम बच्चों में होता है ये सारी चीज़ें, कम बच्चों में, कम स्टूडेंट में होता है ये। ठीक है, आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में। डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड से पता चल रहा है डायरेक्ट कोई भी काम होगा डायरेक्ट किया जाएगा। तो देखते हैं भाई, ये नेचुरल मेथड है। जब अब एप्पल, पहले हिंदी मीडियम से ये है ट्रेडिशनल मेथड जो था, सेव मतलब एप्पल।
अब एप्पल को डायरेक्ट ही दिखा के क्या किया जाएगा, बोला जाएगा ये एप्पल है, ना कि सेब बताया जाएगा। ये तो पुराना मेथड है, पहले सेब, सेब मीन एप्पल, एप्पल मीन सेब। अब पहले डायरेक्ट एप्पल बताया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, 100% इंग्लिश यूज होगी। देखो मैंने बात ही वही बता दी, हिंदी तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगी। पहले इसमें डायरेक्ट क्या बताया जाएगा, एप्पल बताया जाएगा, ठीक है। एप्पल देखा कि एप्पल बताया जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, 100% इंग्लिश यूज होगी। इसमें मदर टंग अलाउ नहीं है, मदर टंग अलाउ नहीं है, ठीक है। और इसके बाद नॉट इफेक्टिव फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जैसे अदर कंट्री के लिए है। अदर कंट्री का बच्चा है, उनका मदर टंग अलग है, तो ये छोटे बच्चे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज भी यूज करने का मौका मिलेगा, तो लेकिन ये उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है डायरेक्ट मेथड में। अब है ये देखो, यहाँ पे सुन रही हैं, सुनने से ये क्या पता चल रहा है, ऑडियो लिंगुअल मेथड, मतलब ये क्या है, कुछ बातें सुनी जाएंगी, कुछ बातें इनके कान में जाएंगी और ये सुनती रहेंगी, ठीक है। देखते हैं भाई, ये है यूज किया गया था स्टार्टिंग में, आर्मी मेथड भी कहा जाता है, अंग्रेजों के टाइम से यूज किया जा रहा है। अंग्रेज क्या करते थे, इंग्लिश, इंग्लैंड से आए हुए थे तो उनको इंग्लिश आती थी, तो कुछ इतनी इंग्लिश सिखा दी गई है कि आर्मी को कमांड देना होता था, तो आर्मी कहाँ गए, इंडियन थे, तो उनको कमांड देना होता था, तो क्या कुछ सेंटेंस, कुछ लाइनें उनको याद करवा दी जाती थी, इसका मतलब ये है। तो ये सुनते थे और फॉलो करते थे, तो इसको इसलिए आर्मी मेथड कहा गया। अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में भारतीय सेना, मतलब अब भारतीय नहीं, ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए यूज किया करते थे, ठीक है। इसमें बार बार रिपीट करके हैबिट बनाई जाती थी। पहले कई बार एक ही बात को सुनाया जाता था और फिर उसके बाद हैबिट बना दिया जाता था। तो जब हिंदी आती थी, इंडियंस थे तो उनको हिंदी ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनको बार बार रिपीटिशन बार बार करवा के, रिपीट करवा के उनके हैबिट में डाल दी गई, तो इंग्लिश वहाँ से आई इनको। और ये ज़्यादातर किसको प्रमोट करता है, रोट लर्निंग, और रटने पे, और रटने पर, ठीक है। अब है लैंग्वेज इमर्जेंसी, तो इसके बारे में देखते हैं भाई क्या क्या है। इसमें कंप्लीटली इंग्लिश 100% एनवायरनमेंट होगी, कंप्लीट इंग्लिश होगी, एनवायरनमेंट कैसा हो, इंग्लिश वाला होगा। और इसमें बाइलिंगुअल सपोर्ट नहीं अलाउ होगा, बाइलिंगुअल सपोर्ट मतलब हिंदी नहीं यूज कर सकते। इसमें डोंट यूज अदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। लैंग्वेज इमर्शन था ये, ठीक है ना। लैंग्वेज इमर्शन में क्या हो सकता है, 100% इंग्लिश यूज करनी है, हिंदी यूज नहीं करनी है, हिंदी यूज नहीं करनी है, और फिर उसके बाद बस ओनली इंग्लिश यूज करनी है। तो आपके की पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए, लैंग्वेज इमर्शन, ठीक है भाई। IBLT क्या होता है, IBLT टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मतलब कुछ काम दिया जाएगा, टीचर द्वारा कुछ काम दिया जाएगा, या जो फैसिलिटेटर है उसके द्वारा काम दिया जाएगा और उसी हिसाब से काम करेंगे, तो टास्क दिया जाएगा। इसमें क्या है, ये सबसे बढ़िया मेथड होता है, मीनिंगफुल टास्क मिलते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन होता है, स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन होता है, एक एक चीज़ों पे बात होती है इस पे। जैसे कस्टमर केयर सर्विस से हम टॉक करते हैं, सर्विस से हम बात करते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या है कि पहले गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद अपनी सारी बातें की जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, मीनिंगफुल टास्क होता है। एक तरीके से क्या होता है, मीनिंगफुल टास्क होता है, अपनी बातों को कह पाना दूसरों के सामने, जैसे कस्टमर केयर के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवा पाना। और फिर उसके बाद या तो हॉस्पिटल में चले जाओ भाई ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे भी क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे है, हॉस्पिटल विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये टास्क बेस्ड लर्निंग है। ये सिचुएशनल बेस की सब टाइप है, सिचुएशनल अप्रोच की सब टाइप है। ठीक है, अब हो जाते हैं
लेक्सिकल अप्रोच क्या होती है? लेक्सिकल अप्रोच अभी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया लेक्सिकल अप्रोच से, लेकिन देखते हैं किस में आ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको प्रोपाउंड करा है माइकल लेविस ने। लेक्सिकल अप्रोच को माइकल लेविस ने प्रोपाउंड करा है, मतलब दिया है इन्होंने। इसमें क्या करते हैं, रूट वर्ड से वोकैब सीखते हैं। जैसे साइट मतलब किलिंग। साइट का मतलब क्या होता है? किलिंग, किसी चीज को मारना। साइट मतलब किलिंग, किसी चीज को मारना। जैसे सुसाइड मारना होगा, खुद को मारना होगा। मैट्रिसाइड माता को मारना, ठीक है, जान से मारना। पैट्रिसाइड पिता को मारना। तो ये क्या है? साइड से हमने पता चल गया कि भाई मारना होता है, साइड मतलब मारना होता है। तो रूट वर्ड से कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे इसमें। और इसमें क्या होता है, ग्रामर को इग्नोर किया जाता है, ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें टोटल इग्नोर किया जाता है। इक्लेक्टिसिज्म ये क्या होता है? इक्लेक्टिसिज्म क्या होता है इसके बारे में देखते हैं भाई। ये सुटेबल मेथड होता है। इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, आवश्यकता के हिसाब से, आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक पढ़ाया जाता है, अकॉर्डिंग टू नीड पढ़ाया जाता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें सिचुएशन के अनुसार, टॉपिक के अनुसार पढ़ाया जाता है, पाठ के अनुसार।